आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी बिल्किस मीर से, जो इंटरनेशनल प्लेयर है कायाकिंग एंड कैनोइंग की। और आप सबसे पहले ये सोचेंगे कायाकिंग एंड कैनोइंग है क्या। मैं आपको बता दूं ये वाटर स्पोर्ट्स है। किस तरह से इन्होंने अचीवमेंट इतनी हासिल की, हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से इनकी अचीवमेंट्स रही है, ये इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिल्किस। थैंक यू सो मच। बिल्किस, अगर आपकी शुरुआत की जाए स्पोर्ट्स को लेकर, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे पहले जानेंगे कि ये कैनोइंग है क्या। सबसे पहले मैं कैनोइंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहती हूँ। कैनोइंग जो है कैनेडियन गेम है। 1924 में ये कनाडा में स्टार्ट हुआ और 1936 में ये ओलंपिक प्रोग्राम है। ये वाटर स्पोर्ट्स है। इसमें जो दो तरह के बोट्स होते हैं, एक होता है कयाक, एक होता है कैनो। कयाक जो होता है वो सिटिंग पोजीशन में होता है, जिसमें डबल ब्लेड होता है और दो साइड से प्रोपल करते हैं। कैनो नीलिंग पोजीशन में होता है और सिंगल ब्लेड होता है। जैसे आप एथलेटिक ट्रैक होता है वैसे इसका स्ट्रेट कोर्स बन जाता है। जो 9 लाइन्स ओलंपिक में अगर देखा जाएगा, 9 लाइन्स का कोर्स बनता है। 1000 मीटर ऑफिशियल डिस्टेंस है, 500 मीटर एंड 200 मीटर इसकी ऑफिशियल डिस्टेंस है। इसमें 3 तरह के कैटेगरी के बोर्ड्स होते हैं। K1 जिसमें 1 प्लेयर होता है, K2 जिसमें 2 प्लेयर होते हैं, K4 जिसमें 4 होते हैं, C1 जिसमें 1 प्लेयर होता है, C1 मीन्स कैनो, K1 मीन्स कयाक। तो C2 जिसमें 2 प्लेयर होते हैं, C4 जिसमें 4 प्लेयर होते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। इट्स 6th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट जी, जो पानी में खेला जाता तो है। कितनी डिफिकल्ट रहती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको खेलने के लिए, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये गेम पूरा द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इज एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ। आप खुद ही बता दीजिए कि आपको मस्कुलर, और जो कयाक प्लेयर होगा वो डिफरेंट होगा दूसरों से। ब्रॉड शोल्डर्स, पूरा स्ट्रेंथ वाला गेम है। इसमें हर दिन हमें 2 टाइम प्रैक्टिस करना होता है और इसमें हर दिन हमें 3-3 घंटे देने पड़ते हैं ट्रेनिंग के टू एक्सेल इन इंटरनेशनल लेवल। मैंने जो शुरुआत की, मैंने 98 से इस गेम की शुरुआत की। डल झील से मैंने शुरुआत की। 98 में अगर देखा जाएगा कि स्पोर्ट्स का उतना नामो निशान नहीं था कश्मीर में। और ख़ासतौर वाटर स्पोर्ट्स की जहाँ बात करेंगे तो हमेशा यही बताते थे, क्योंकि मुझे लाइफ में चैलेंजेस लेना बड़ा ये था, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं घर में ये होता था कि जैसे मेरी नानी जब आती थी तो कहीं ना कहीं उनको ये होता था कि बेटा नहीं है। अक्सर मैंने ये चीज़ आज भी मुझे याद है, आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी। जब मेरी नानी हमारे घर आती थी तो हमेशा मेरी माँ को बोलती थी कि इन लड़कियों को लड़का बने। और मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा आता था कि लड़कों का इतना दर्जा क्यों देते। अगर हम यही दुआ एक लड़के वाले को बोलते थे कि भाई इनको लड़की, अब वो उनके लिए बद दुआ तो कहीं ना कहीं मुझे बचपन से ही ये था कि मुझे कुछ अलग करके दिखाना और ये साबित करके दिखाना है कि लड़कियां किसी से कम नहीं। और मैं आपने ये गेम तब खेली थी जब इस गेम का मतलब कि इतना सुनने में नहीं आया था, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है क्रिकेट की तरफ ही रुझान बढ़ता था, चाहे लड़कों की बात करें या लड़कियों की। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के बाहर नहीं आती थी और आपने सबसे यूनिक गेम चूज की, किस तरह से आप क्योंकि मुझे याद है कि मैं बॉक्सिंग में जाना चाहती थी। तो हमारे स्कूल में, मैं वुडलैंड में पढ़ती थी, तो वहाँ पर बताया गया कि वाटर स्पोर्ट्स के ऐसे इवेंट्स होने जा रहे हैं नेहरू पार्क में। तो मेरी फ्रेंड जाती थी, तो वहाँ पर मैं जब फ्रेंड के साथ गई तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के प्रैक्टिस करते, मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स वाज वेरी लेस। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला कि हम करेंगे। बोला ये लड़कियों वाला गेम नहीं है। कितनी लड़कियां होती थी वहाँ पे? मुझे सिर्फ उस टाइम की बात जब करेंगे 4-5 लड़कियां ही नजर आते थे, वो भी उतना प्रोफेशनल वे में नहीं। जस्ट आपको पता है कि पानी है, चलो फन के हिसाब से लेते हैं या एज अ टूरिज्म रिलेटेड। बट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद है जब मैं इस नेहरू पार्क में मेन सेंटर था, जब मैं वहाँ गई तो मेरी फ्रेंड को ज्वाइन करना था। मैं वहाँ पर गई, वहाँ एक इंस्ट्रक्टर था जिसने मुझे बोला कि आप यहाँ पर क्या करने आए। मैंने बोला मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तो उसने बोला यहाँ वेट करने के लिए कोई नहीं आता है, अगर आपको करना है या तो पार्क में बैठ जाइए या तो प्रैक्टिस करिए। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि जो पार्क में बैठ इसी में देख लेते। बट मुझे कॉन्सेप्ट था कि मैं जाकर इसमें बैठ सकती हूँ, बट ये इतना आसान नहीं था। इसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। 12 kg का बोट होता है, 100% कार्बन। मतलब एक अगर हम टूरिज्म वाला बोट देखेंगे उसमें जैसे रैफ्ट में आसानी से बैठता है, बट इज अ डिफरेंट द प्रोफेशनल।
तो इसमें बैलेंस करके मैं गिर दी जा रही हूँ, फिर बैठी हूँ, फिर कैप्साइज हो रहा है। तो इट वाज रिपीटेड 20-25 टाइम्स, और मेरे पास कोई चेंजिंग कपड़े नहीं थे, मैं वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आई थी। और जब घर पहुंची तो माँ ने जब गीले कपड़े देखे तो और डांट पड़ी। तो फिर मुझे उसी रात को सपना आया कि मैं इसी 5 नंबर बोट में पूरे डल झील का राउंड कर रही हूँ। तो पूरे मतलब मैं आपको ये, मुझे आज भी याद है कि मुझे बेकरारी सी हो गई जब मैं स्कूल गई। मैं सोच रही थी कि 3 का बजे मैं फिर से वहाँ जाऊँ और मैं प्रैक्टिस करूँ। मुझे ऊपर वाले ने ना ऐसे जोड़ा था कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं कर रहा था। एक दिन की बात में नेक्स्ट डे सपना देखकर, नेक्स्ट डे जब मैं क्लास में गई तो मुझे यही था कि 3 का बजेंगे तो मैं वापस जाऊँ वाटर स्पोर्ट्स स्कूल। ये ट्यूशन्स बंक किए और मैं घर वालों को नहीं बताती थी कि मैं प्रैक्टिस करने जाती, क्योंकि स्पोर्ट्स की उतनी अहमियत नहीं थी हमारे सोसाइटी में। उस टाइम घर वालों को समझाना मुश्किल था, बट जब तक आप अचीव नहीं करोगे कुछ तब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आप बॉक्सिंग करना चाहते थे, हाँ। लेकिन आपको ये यूनिक सी गेम लगी और आपको इतना इतना मतलब कि क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं मुझे इस गेम को खेलना है, किस तरह से खेला जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जश्न डल हुआ जेके पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया। तो मैंने इसमें लगभग 2 महीनों के बाद, ये 2 महीनों के बाद मेरे इसमें प्रैक्टिस किया। उसके बाद ये कंपटीशन आया जश्न डल जो जेके पुलिस ने कंडक्ट किया था, उसमें मेरा फर्स्ट प्लेस रहा 500 मीटर में, और छोटी सी ट्रॉफी प्लस 2000 का उसमें कैश प्राइज था। मैं जब घर पहुंची तो हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था। तो माँ ने तो ट्रॉफी एक्सेप्ट किया, बट पैसा उसने एक्सेप्ट बोला कहाँ से लाया, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग, वॉज ओनली 7 ईयर ओल्ड। तो उसके बाद माँ पूरा आई देख कर, फिर उसने मेरे ट्यूशन्स गई तो बोला नहीं आती है, तो एक डिफरेंट माहौल बना। तो माँ ने बोला नहीं, यू हैव टू स्टॉप। ऐसे नो, अब तो मैं स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। धीरे धीरे फिर मदर को पता चला कि नहीं, इसका इंटरेस्ट यही है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये है कि तब के ज़माने या अभी भी बात करते, स्पोर्ट्स का उतना ये नहीं है। हम स्पोर्ट्स को एज प्रोफेशन नहीं लेते। हम अक्सर बच्चे को यही बोलते हैं या तो आपको केएस करना है, या तो आपको आईएएस करना है, या तो आपको डॉक्टर बनना है, या तो आप इंजीनियर बनना है। और स्पोर्ट्स को तब दरबदरी की नज़रिए से देखते थे जब मैं खेलती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। इट वॉज नॉट ईजी टू एक्सेल इन इंटरनेशनल। और मैं उस सोसाइटी से बिलोंग करती थी जहाँ पर स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। एंड द सेकंड, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। उनको लगा कि ना कहीं इसको इंटरेस्ट है, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। एक वक्त मेरे प्लेइंग करियर में ऐसा भी आया कि जहाँ मैंने बोला नहीं मैं आप क्विट करके जाऊँगी, बट माँ का कहना यही था कि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो मेरा वहाँ पर जर्नी थी। उसके बाद 99 पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा है, जैसे मैंने बात की कि मैं आईएएस की बात करें या केएस ऑफिसर्स की बात करें या डॉक्टर या इंजीनियर की बात करें, वो एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में माने जाते हैं। मगर स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में नाम कमा सकते हो, पूरे कंट्री में। आज देख लीजिए सानिया नेहवाल को कौन नहीं जाता, मेरी कोम को कौन नहीं जाता। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन, एक तो इसको मतलब ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो। तो मेरी माँ को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। उसने मुझे प्रोफेशनल वे में फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट हो गया मेरा। तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि द बेसिक कंपोनेंट इज़ ट्रेनिंग, मतलब स्ट्रेंथ और एंडोरेंस। आपको जिम करना पड़ा, बाकी चीज़ें करनी पड़ी, और मतलब एक टॉम्बॉय की तरह चलना, और एक लड़की वाला वो नहीं रहा, क्योंकि मैं जिम भी जाती थी, प्रैक्टिस भी करती थी। फिर उसके बाद 99 में पहला नेशनल आया मेरा, जो भोपाल में हुआ, और उसके बाद नेशनल गेम जो सबसे बड़ा इवेंट है जो मणिपुर में मैंने खेला। आई वॉज ओनली 7 ईयर ओल्ड की जब मैंने वो खेला। फिर 99 से लेकर 2006 तक मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, मोर देन 25 मेडल्स। और आज पूरे 21 साल हो रहे हैं मेरे प्लेइंग करियर को। तो इसमें मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप 2009 जो हंगरी में हुआ, सेगद में हुआ था, और जिसमें 120 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, और मैं पहली लड़की थी इंडिया से जिसने उस कंपटीशन में कंट्री को रिप्रेजेंट किया। हंगरी जर्मनी आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस अगर देखा जाएगा कयाकिंग के नहीं में। उसके बाद मेरा करियर 2009 में हाईएस्ट अचीवमेंट जो रही वर्ल्ड कप। उसके बाद मैं इंडिया टीम की हेड कोच भी रही, चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड हो ओलंपिक्स के लिए लंदन वाला, फिर मैं एशियन गेम्स में भी रही, फिर मैं एशियन चैम्पियनशिप में भी रही। और उसके बाद मेरा जो एशियन गेम्स रिसेंटली हुआ था
मुझे एज अ जज लिया गया। आपको मैं यहाँ बताऊंगी कि जब मैं प्लेयर थी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जैसे जजिंग वाला रोल है तो लड़कियों को बहुत कम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे कि आजकल बहुत लड़कियां आगे आ रही है, हर एक फील्ड में एक्सेल कर रही है। हाँ ठीक है, मगर डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आज भी वो कमी है। तो आप कई सारी जगहों पे गए, कई जगहों पे आपने सर्वे भी किया है, स्पोर्ट्स भी खेली आपने, क्या लगता है आपको वुमेन्स कितने इम्पावर्ड हैं? हम अगर देखा जाएगा, यूरोपियन नेशन को देखा जाएगा, वहाँ बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा वुमेन बहुत आगे है। और रेस्पेक्ट की बात करेंगे, वो सबसे ज़्यादा मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा। हमारे कंट्री की बात अगर करेंगे उसमें वो चीज़ कमी है, अभी भी कमी है। जैसे मैं अभी चेयरपर्सन हूँ इंडियन कायाकिंग कैनोइंग फेडरेशन की, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे प्लान्स कर रही हूँ, वुमेन स्पोर्ट्स पे काम कर रही हूँ। कहीं ना कहीं अभी भी हमें वो कमी है। जैसे टैलेंट जो है वो रूरल बेल्ट में छुपा होता है। लड़कियां आगे आना चाहते हैं मगर उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो आगे आ पाए। ऐसा माहौल बना है सोसाइटी में जो आगे नहीं, जबकि टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अभी कुछ सालों से जैसे JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया, बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही और नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हमारी बढ़ गया नेशनल में, और मेडल ट्रेलिंग में भी हम आगे आ रहे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, ओलंपिक स्पोर्ट्स में। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा कि यहाँ से भी ओलंपियंस, क्योंकि हाईएस्ट अचीवमेंट ओलंपिक और एशियन गेम्स जैसे इवेंट्स से होते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वुमेन स्पोर्ट्स को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, और वी शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फॉर वुमेन कि एक लड़की कैसे आएगी रूरल बेल्ट से, फिर उसको कैसे हम लाएंगे। हमें इस पे पूरा काम करना चाहिए। अगर आज ग्राफ है, आज 20 लड़के स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम इसको 100 तक कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए एक वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, तो उसी से हम एक इंटरनेशनल मैप पे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जब आपने अपनी गेम की शुरुआत की थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से की, उसके बाद स्टेट लेवल पे आए, उसके बाद नेशनल लेवल पे आए, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आए, आगे का क्या सोचा आपने? मैं अभी जो मेरा है मेन फोकस जम्मू कश्मीर पे ही है। मैं चाहती हूँ यहाँ से एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस निकले। तो मेरा यही है कि अल्टीमेट एम मेरा जो एज कोच अगर देखा जाएगा, ओलंपिक्स ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस करूँ जो पूरे स्टेट में मतलब वो लगे कि नहीं, जम्मू कश्मीर को मैं वर्ल्ड मैप पे देखना चाहती हूँ इन स्पोर्ट्स फील्ड। हम चाहेंगे कि यहाँ से ज़्यादा लड़कियाँ आए, ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करें। वो मेरी कोशिश रहेगी, और मैं खासतौर वुमेन स्पोर्ट्स में इस पे काम कर रही हूँ। फ्रॉम लास्ट 4 years वी हैव 82 मेडल्स, जिसमें 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है। जैसे कि आपने कहा कि जब आपने इस गेम की शुरुआत की आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन तब जब उन्होंने देखा आपके अंदर जज्बा है इस काम को करने के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ये कहते थे या उनकी ऐसी सोच थी कि लड़कियां वाटर स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते? देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला कि जब आप किसी भी फील्ड में आते हो आपको चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। इतना आसान नहीं किसी भी आप वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा सफ़र इतना आसान नहीं था। मैं टूटी बहुत मगर हारी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि किसी भी फील्ड में अगर कहीं लड़की जाती है तो उसको तैयार होना चाहिए हार्डशिप के लिए, स्ट्रगल के लिए। और मुझे आज लग रहा है कि आई फील वेरी हैप्पी कि जो मेरा स्ट्रगल वाला पीरियड रहा है उसने मुझे आज एक स्ट्रॉन्ग बिल्किस बनाया। जबकि मैं इनिशियली अगर देखा जाएगा तो मैं बहुत कम बोल चाल मतलब जो बचपन में मैं बहुत कम बोलती थी, मगर स्पोर्ट्स ने मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज लाइफ का कोई भी चैलेंज मैं ले सकती हूँ। तो हमें लड़कियों को नाजुक फूल नहीं बनाना चाहिए, हमें उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जो सोसाइटी में आज बुराइयाँ है उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करे। और आजकल क्या होता है कि कोई भी फील्ड हो कि भाई लड़की ये नहीं कर पाएगी, नहीं, उसको नाजुक फूल मत बनाए, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए जो लाइफ में उसको चैलेंजेस लेने वो खुद ब खुद उनको फेस करके आगे बढ़े। वो उन चैलेंजेस को तभी एक्सेप्ट कर सकती है जब पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, सोसाइटी का सपोर्ट रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो है पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा। जब आप एक्सेल करते हैं, अचीव करते हैं किसी गोल को, उसके बाद जो सोसाइटी है वो खुद देखती है कि नहीं ये कुछ भी कर सकती है, लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज का बार जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, हमारे माध्यम से जितनी भी गर्ल्स आपको देख रही हैं, काफ़ी सारी मोटिवेशन भी उनको आपको देखकर मिली होगी, तो उन सभी के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, आगे बढ़ो, हर एक किसी भी फील्ड में आगे आ जाओ और अपने आप को साबित कर दो। और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज़ नॉट वन हु डज नॉट क्राई, अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज़ वन हु क्राई, फाइट एंड गेट अप अगेन। अपना टारगेट पे फोकस रखो और बहुत सारी मुश्किलें आपको आएंगे, बट जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच
बिल्किस हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के, उन वुमेन्स को मोटिवेट करने के लिए जो हमारा एक मकसद है, हम जिस तरह से हमारी ये सीरीज चलती है, हमारा एक मकसद है कि हमारे माध्यम से जितनी भी वुमेन्स है वो मोटिवेट हो और एम्पावर्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि यहाँ से भी ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में हमारी वुमेन, लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अगर ओलंपिक्स का हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, अगर हमारी कंट्री की लाज रखी वो वुमेन्स में ही रखी। आप देख लीजिए, पहला मेडल भी वुमेन कैटेगरी में आया और दूसरा मेडल भी हमें वुमेन कैटेगरी में। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ की लड़कियाँ, जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ, ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करें। जी, थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी थी बिल्किस मीर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे साथ शेयर किया और बताया कितने ऑब्स्टेकल्स इनके लाइफ में आए, लेकिन इन्होंने उसे चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया और ये आज इंटरनेशनल प्लेयर है। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।